चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे आपका प्रोसेस ना, कि किस प्रोसेस से होके हुए गुजरता है, कि आपके जो अब हम पढ़ेंगे फेस वाइज फेसेस क्या क्या होते हैं आपके। जब आपका विधेयक बिल जो आपका लोकसभा या राज्यसभा में जाता है तो उसको जब वो पास होता है उसकी क्या क्या फेसेस रहते हैं, तो लिखेंगे हम। हम पढ़ रहे थे आपका ऑर्डिनरी बिल, है ना। आर्टिकल 107 एंड 8। इसका मतलब ये है कि जो सामान्य विधेयक है, सामान्य विधेयक के संबंध में, सामान्य विधेयक के जब पारित होता है तो किस किस फेजेस में होता है ना। तो पहले मुझे ये बताओ कि आपका जो राज्यसभा पावरफुल है या लेस पावरफुल है। परिधि से आंसर दूंगी मैं, कुछ मांगूंगी मैं। क्यों है लेस पावरफुल? 6 महीने से ज्यादा नहीं रोक सकती। चलिए, जब ऑर्डिनरी बिल जब ऑर्डिनरी बिल संसद में पास होता है तो जब पास होता है तो चरण वाइज होता है। पहला फेज, तो जब भी आप कोई काम करते हो तो पहले क्या करते हो? कोई डायग्राम बनाते हो या फिर कुछ काम करते हो, नोट्स बनाते हो, कुछ भी करते हो, उसके पहले क्या करते हो? सबसे पहले मान लो तुम चैप्टर पढ़ रहे हो, तो तुम जब चैप्टर पढ़ते हो तो सबसे पहले क्या पढ़ते हो? ये क्या करते हो? ये फिर मैं अगर आपको कोई चैप्टर करवा रही हूँ, हाँ, तो यानी कि मैं आपको कोई चैप्टर करवा रही हूँ तो मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि अगर आप जो है अगर आप मान लो एक ड्राइंग बना रहे हो, तो जब आप ड्राइंग बनाते हो तो सबसे पहले क्या करते हो? उसका ब्लू प्रिंट यानी कि रफ डायग्राम तैयार करते हो ना। तो वैसे ही क्या बोलते हैं हम कि फर्स्ट फेज में क्या होता है? ड्राफ्ट फॉर्म होता है। ड्राफ्ट यानी कि प्रारूप। सबसे पहले विधेयक का प्रारूप, ड्राफ्ट। कॉन्स्टिट्यूशन बना हमारा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भी कौन थे आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर? को हेड कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। उन्होंने तो आपका पूरा संविधान को ड्राफ्ट किया कि आपका आने वाला संविधान आगे देश में किस तरीके से लागू होगा, क्या क्या प्रोविजन होंगे। उसी प्रकार से देखा जाए तो फेज 1 होता है आपका ड्राफ्ट, यानी कि सबसे पहले ड्राफ्ट फॉर्म करना। उसके बाद होता है फेज 2। फेज 2 में होता है आपका, फेज 2 में देखो, फेज 2 में सबसे पहले जो बिल है वो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में पास होगा। और जब वो पास होगा तो उसके बाद उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी। उसके जो है ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य, उनके बारे में जानकारी ली जाएगी कि भाई इस विधेयक का उद्देश्य क्या है। मान लो यूसीसी बिल उत्तराखंड विधानसभा में गया। अब उत्तराखंड विधानसभा में जब गया तो उसमें क्या है कि सबसे पहले तो उसका प्रारूप तैयार हुआ कि हम क्या क्या करेंगे। ड्राफ्ट तैयार हुआ ना कि हम जनजाति समुदाय को अलग रखेंगे क्योंकि वो उनका कल्चर अलग है, तो हम अलग रखेंगे उनको। बाकी अगर हम प्रोविजन करें तो सभी लोगों के लिए समान रूप से कानून लागू होंगे। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं देखा जाएगा, सब एक रूप से देखे जाएंगे ना, इस तरीके से। जब ये विधानसभा में प्रस्तुत हुआ तो फेज 2 में क्या होगा? इसके फेज 2 में क्या होगा कि विधेयक को सबसे पहले कहा लिया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत यानी सामने रखा जाता है ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम कि सबसे पहले
प्रस्तुतिकरण। सबसे पहले विधेयक को क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, और उसके बाद उसकी जो उसके बिल है उसकी हेडिंग पे चर्चा की जाती है, या फिर इन शॉर्ट बात करी जाए तो एक थोड़ी बहुत जानकारी दी जाती है। मान लो मैंने यूसीसी बिल लागू किया है, मैंने बनाया, मैंने दिया, अब मैं वहां पे आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मैं थोड़ी बहुत उसके बारे में नॉलेज दूंगी, क्या है, क्यों है, क्या इसका उद्देश्य है, इस तरीके से थोड़ी बहुत जानकारी दी जाएगी, है ना। तो जब थोड़ी बहुत जानकारी दी जाएगी तो उसको कहेंगे हम रीडिंग। रीडिंग कैसी, पहली रीडिंग। तो जब मैंने आपको सामने रखा, पहली रीडिंग हुई, पहली रीडिंग मतलब पहली बार वाचन हुआ, यानी कि क्या हुई, चर्चा हुई, पहली बार थोड़ी बहुत चर्चा हुई। अब इस चर्चा में क्या देखा जाता है, इस चर्चा में देखा जाता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य, देखा जाता है रीजन, कारण, कि क्या कारण है कि हम इस बिल को बना रहे, लागू कर। आई बात समझ में, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है नहीं आ रहा समझ में, पीछे नवीन को तो नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है समझ आ रहा है। तो लोग एकदम फेस ऐसे बना रहे हो ना कि मुझे पता कि जैसे तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा होगा। सपना भी ऐसा फेस बना रही कि मैम पता नहीं क्या ही करवा रही है, समझ ही नहीं आ रहा कुछ। तो देखो ऑर्डिनरी बिल, अभी यहाँ पे ऑर्डिनरी बिल की बात नहीं करें मैं, कोई भी बिल है आपका, वो अगर आपकी संसद में पास होता है तो सबसे पहले उसका, अब देखो जाहिर सी बात है कि आप सबसे पहले उस बिल का ड्राफ्ट तैयार करोगे, हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें होंगी इसमें, ड्राफ्ट बना। अब जब ड्राफ्ट बन गया, अब बनाया किसके लिए, देश के लिए। तो देश के लिए जब कानून कैसे बनेगा भाई, आपके लोकसभा से राज्यसभा में उसे पारित होना होगा, तो राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ, और प्रस्तुत के बाद पहला वाचन हुआ, रीडिंग को हम बोलेंगे वाचन, पहला वाचन, यानी कि थोड़ी बहुत चर्चाएं हुई इसकी, आई बात समझ में। और उसके बाद अब देखो चर्चा यानी कि रीडिंग, अब सबसे पहले पूछा जाता है कि इसका उद्देश्य क्या है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, और इसको लाने का क्या रीजन है, इस तरीके से। दूसरा फेज, तीसरा फेज में होता है आपका थर्ड फेज, थर्ड फेज यानी कि तीसरा चरण। तीसरे चरण में क्या होगा, तीसरे चरण में आपका होता है सेकंड रीडिंग। तीसरे फेज में जाके हो रही है आपकी सेकंड रीडिंग। अभी तो हमने चर्चा कर ली, थोड़ी बहुत जानकारी ले ली, अब जो है जब सेकंड फेज होगा तो सेकंड फेज में बहुत डीपली इसमें जो है चर्चा होती है ना, सेकंड रीडिंग, यानी कि डीप नॉलेज लिया जाता है, किसका, अरे किसका, बिल का, है ना। विधेयक का क्या ली जाती है, यानी कि बिल पे गहनता से चर्चा की जाती है, गहनता से चर्चा की जाती है। आई बात समझ में, सेकंड रीडिंग गहनता से चर्चा की जाती। अब देखो ये तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है कि भाई क्या क्या इसमें कि फर्स्ट फेज में रीडिंग हो रही है, सेकंड फेज में रीडिंग नहीं, मतलब सेकंड फेज में रीडिंग हो रही है, थर्ड फेज में रीडिंग हो रही है। तुम इसको समझो कि बिल जो है जब लोकसभा या राज्यसभा में जाता है तो वो किस तरीके से जाता है। आई बात समझ, बस इतना समझो, इसमें आपको याद करने वाला कुछ नहीं है, इसमें याद करने वाला कुछ नहीं है, इसमें बस आपको खाली समझना है। अच्छा, इस थर्ड फेज में ही क्या होता है, एक होती है आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटी। अभी जब हम पढ़ेंगे ना आपकी कमिटीज आगे, संसदीय समिति, तो आप आगे देखेंगे पब्लिक, पब्लिक नहीं, एक बार निकालो प्रवर समिति को इंग्लिश में क्या कह रहे हैं, आई थिंक एस्टिमेट समिति कहते हैं, नहीं प्रवर, प्रवर, एक मिनट, हाँ प्रवर कमेटी, प्रवर, इसको निकालो एक बार, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, जॉइंट कमेटी बोलते हैं इसे, याद आ गया मुझे, सेलेक्ट नहीं, जॉइंट कमेटी। अच्छा, हाँ जॉइंट कमेटी बोलते हैं। मंत्रिपरिषद कर रही है, कर रखा है उसने, तो क्या क्या हो रहा है अभी देखो, पहले एक बार इसको समझ लो, उसके बाद
अब देखो थर्ड फेज में क्या हुआ, सेकंड रीडिंग, यानी कि सेकंड रीडिंग मतलब कि द्वितीय वाचन हुआ। द्वितीय वाचन में क्या हुआ कि यहाँ पे गहनता से चर्चा है कि भाई जो बिल है वो क्या है, यानी कि गहनता से चर्चा होने का मतलब वाद विवाद, जैसे लोकसभा राज्यसभा में चलता है ये वाद विवाद होना, कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी तो क्या क्या है ना। अब इसके बाद जो है ये जो विधेयक है ये जाता है आपके ज्वाइंट कमेटी, ज्वाइंट कमेटी के पास, और ये ज्वाइंट कमेटी होती है आपकी दोनों सदनों की, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा की कमेटी होती है ये, राज्यसभा लोकसभा की कमेटी होती है ज्वाइंट कमेटी, इसके पास जाता है और इसके बाद जो है आपके जनता के लिए छोड़ दिया जाता है इस बिल को। जनता, अब भाई जनता के लिए कानून बन रहा है तो जाहिर सी बात है कि जनता से रिलेटेड भी इसमें प्रोविजन होंगे, तो जनता के लिए इस बिल को छोड़ दिया जाता है, जैसे न्यूज़पेपर्स में बता के, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में बता के, ताकि इस पे जो है जनता भी क्या करे, अपनी राय दे, और उस राय की अनुशंसा पर ही हम जो है जो हमें ठीक लगे उस तरीके से हम कानून बनाएंगे। पहले इतना समझ में आया कि फर्स्ट फेज में क्या हो रहा है। हमने देखा कि एक बिल है जो आपकी संसद में गया है, लोकसभा मान के चलो, है ना। अब फर्स्ट पेज क्या हो रहा है कि सबसे पहले जो मंत्रिपरिषद है वो क्या करेगी, उसका प्रारूप तैयार करेगी, ड्राफ्ट तैयार करेगी क्या क्या है। उसके बाद जैसे लोकसभा में रखेगी, यानी कि लोकसभा में क्या किया हमने रखा, है ना। उसके बाद जब हम लोकसभा में रखा तो यहाँ पे क्या हुई, पहली रीडिंग, पहली रीडिंग मतलब कि इसमें जो है थोड़ी बहुत जानकारी ली जा रही है, और जानकारी में जैसे हम बांध के चलते कि देखो जानकारी क्यों ली जाती है, पहले हम जानते हैं उसके कारण, कोई बिल है उसको लाने का क्या कारण है, और मान के फिर उसके बाद आता है उद्देश्य, इसको बनाने का क्या रीजन है। मतलब जैसे अभी तक मान के चलो कि मान लो कि एक बच्चे ने 18 साल का कमा है वो, और उसने मर्डर कर दिया, जुर्म कर दिया, है ना। उस पे उससे रिलेटेड कोई कानून नहीं बना हुआ है, तो उस कानून को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका ड्राफ्ट तैयार करेंगे कि भाई जो 18 साल का बच्चा है उसको क्या क्या प्रोविजन हो, मतलब उसको दंड किस तरीके से मिलेगा, क्या क्या उसने जुर्म किया तो उस अकॉर्डिंग उसको दंड मिलेगा, है ना। सारी चीजें उसमें रखी गई है। उसके बाद हमने वो कानून बनाया, मैंने आपको आपके सामने रख दिया बोलने के, पढ़ने के लिए, तुम पढ़ो तुम्हें क्या इसमें सही लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, सही है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले तुम्हारे सामने रखा, मैंने प्रस्तुत किया, और उसके बाद जो है पहली रीडिंग हुई। पहली रीडिंग में क्या होता है कि सबसे पहले देखा जाता है इस कानून को बनाने का क्या ऑब्जेक्ट है, यानी कि अगर 18 साल से कम के बच्चों ने अगर जुर्म किया है तो उसको लाने का एक तो ये रीजन है कि बिल जो है, बिल आया है वो क्यों आया है, क्योंकि 18 साल के आजकल देखने को हम रीजन ये हो सकता है ना कि आजकल जो है 18 साल से कम के बच्चे भी जो है यहाँ पे जुर्म किए जा रहे हैं, उनके लिए उनसे रिलेटेड कोई भी यहाँ पे क्या नहीं है, एक्ट नहीं है जिसके तहत उनको सजा मिल सके, है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे बनाया, इसका उद्देश्य क्या होगा कि आगे चल के भविष्य में बच्चे ऐसे ना करें, और अगर करते भी है तो उनको किस तरीके से क्या मिलना चाहिए, पनिशमेंट मिलनी चाहिए ना, इससे रिलेटेड। तो यहाँ पे पहली बार, अब जो है सेकंड फेज में क्या हो रहा है, सेकंड फेज में हो रही है सेकंड रीडिंग, द्वितीय रीडिंग। अब जो सेकंड रीडिंग होती है, सेकंड रीडिंग में मतलब इस पे गहनता से चर्चा की जाती है कि भाई इसके प्रोविजन में क्या क्या पॉइंट आए हैं और क्या क्या इसमें और एड ऑन होने चाहिए, अगर ये प्रोविजन डाला है तो क्यों डाला है, और मतलब ऑपोजिशन वाले भी और जो सरकार है वो दोनों आपस में क्या करती है, बातचीत करती है। बातचीत मतलब कि यहाँ पे इसमें डीपली डिस्कस करती है। इसके बाद ये आता है आपकी ज्वाइंट कमेटी के पास। ज्वाइंट कमेटी होती है आपकी लोकसभा राज्यसभा दोनों की एक ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी बोलते हैं इसे, और इसके बाद ये कमेटी जो है क्या करती है, जनता के लिए छोड़ देती है। जनता के लिए भी छोड़ा जाता है ना, क्योंकि भाई जनता के लिए क्वेश्चन, जनता के लिए अगर कोई बिल बन रहा है तो जाहिर सी बात है कि जनता की राय भी ली जानी चाहिए। आई बात समझ में, इतना समझ में आया। अच्छा, अब फोर्थ फेज क्या होगा, जो ज्वाइंट कमेटी है, ज्वाइंट कमेटी है, ज्वाइंट कमेटी है, वो क्या करती है, एक रिपोर्ट तैयार करती है, रिपोर्ट फॉर्म करती है, रिपोर्ट तैयार करती है, किसकी रिपोर्ट तैयार करती है, जो भी जनता के द्वारा अपने अपनी राय दी गई है। आई बात समझ, जनता जो भी राय देती है उसकी एक रिपोर्ट तैयार करती है कौन, ज्वाइंट समिति। आई बात समझ में, फोर्थ फेज ही होता है। चलिए फिफ्थ फेज में क्या होता है, रिपोर्ट फॉर्म हुई किसकी, जनता, यानी कि पब्लिक ओपिनियन रिपोर्ट फॉर्म करती है ऑन
पब्लिक ओपिनियन पे क्या करती है जनता, जो ज्वाइंट कमेटी है वो एक रिपोर्ट तैयार करती है और इस रिपोर्ट को जो है यहाँ पे पार्लियामेंट पे रखती है। आई बात समझ में। फोर्थ फेज ये कि ज्वाइंट समिति ने जो आपकी जनता ने जो राय दी है उस जनता की राय पर जो है ज्वाइंट समिति ने क्या बनाया, अपनी एक रिपोर्ट तैयार करी, उस रिपोर्ट को कहाँ रखती है, वो संसद में रखती है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। इसके बाद फिर जनता ने राय दे दी, जनता की राय के बाद जो है यहाँ पे क्या हुआ, फिर जो है आपका फिफ्थ फेज की मैं बात करूं तो फिफ्थ फेज क्या है आपका। फिफ्थ फेज में बेसिकली क्या होता है कि जनता ने राय दे दी, लोकसभा में रख दिया, अब जो है थर्ड रीडिंग होती है इसमें, जिसमें इसमें भी मतलब ये है कि डीप जो है यहाँ पे डीप डिस्कशन होता है, जो पब्लिक ने ओपिनियन दिया उसका, जनता ने राय दी है उस पे, और जो भी इसमें जो है करेक्शन हो सकता है उससे रिलेटेड यहाँ पे बातचीत की जाती है। और फिर जो सिक्स्थ फेज आता है, सिक्स्थ फेज यानी छठवे फेज में, सिक्स्थ फेज में बिल जो है 2/3 बहुमत से पारित होता है और राज्यसभा या लोकसभा के लिए भेज दिया जाता है, यानी कि दूसरे सदन के लिए भेज दिया जाता है। आई बात समझ में। कंफ्यूजन एक बार रिपीट कर दो दोबारा से। सिक्स्थ फेज में क्या होता है, यहाँ पे डीप डिस्कशन होता है, जो भी करेक्शन होना होता है या फिर कुछ भी जो हमें चीजें अपने हिसाब से लगता है कि करेक्ट करनी चाहिए वो करते हैं। और सिक्स्थ फेज में जो है यहाँ पे बिल जो है 2/3 मेजोरिटी के साथ दूसरे सदन यानी कि सेकंड हाउस के लिए, या फिर वो कोई भी हाउस हो सकता है, वो लोअर हाउस हो सकता है, अपर हाउस हो सकता है, या वो लोकसभा हो सकता है और राज्यसभा हो सकता है, उसमें आपका भेज दिया जाता है। आई बात समझ में। क्लियर हुआ कि विधेयक किस तरीके से आता है। क्लियर हुआ, मुझे रिपीट करना है दोबारा स्टार्टिंग में। नवीन पेपर में आता है ना, जैसे यूसीसी के बारे में कब से न्यूज आने लगी थी यूसीसी। हाँ मतलब उसमें थोड़ा बहुत एक बार जानकारी दे दी जाती है कि इसमें क्या क्या प्रोविजन आने चाहिए और क्या क्या इसका मतलब सारी चीजें मतलब उसमें आ जाती है जो यूसीसी। नेक्स्ट, हाँ वही है जो प्रोसेस होती है नॉर्मल, अमूमन तो मैं भी पता है, बस मैंने फेस वाइज समझाया आपको कि ये तो नॉर्मल सी बात है ना कि आपको भी समझ में आता है कि भाई पहले क्या होता है, एक हम एक ब्लूप्रिंट तैयार करते, उसके बाद उसको सामने रखते, उस पर चर्चाएं होती, डीप चर्चाएं होती, फिर उसको जो है जनता के लिए छोड़ दिया जाता है, जनता की रिपोर्ट्स को जो है तैयार किया जाता है, और उस जनता की रिपोर्ट्स के तैयार करने के बाद भी उसको जो है यहाँ पे लोकसभा या राज्यसभा में रखा जाता है। उसके बाद जो है फिर यहाँ पे अगेन जो है चर्चाएं होती है, उसके बाद बिल को जो है 2/3 मेजोरिटी के साथ क्या कर दिया जाता है, दूसरे सदन के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर दूसरे सदन में भी सेम यही प्रोसेस होती है, कुछ नया नहीं होता है, कुछ नया नहीं होता है, बस ये ज्वाइंट मीटिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो हटा देना, जो जनता के लिए छोड़ दिया जाता है ना, जो वो छोड़ देना, बाकी सारी वही प्रोसेस होती है। उसके बाद लोकसभा को लगा कि कुछ करेक्शन करने हैं तो उसने कर दिया, फिर वो राज्यसभा के लिए चला गया, राज्यसभा को लगा कुछ करेक्शन करने, फिर वो राज्यसभा ने करेक्ट कर दिया। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्रिपरिषद, मैंने बताया ना कि विधेयक दो तरीके के होते हैं, सरकारी और गैर सरकारी। मंत्रिपरिषद अगर उसको कर रही है तो वो सरकारी हो गया। अपोजिशन करता तो है, अपोजिशन करता है इन द सेंस कि अपोजिट रहता है ना उसके। तो जब वो होता है ना रीडिंग होती है तो वहां पे रिकमेंड किया जाता है रीडिंग के टाइम पे, उसी में। अब सुनता ही कौन है, सुनना भी तो है, सुनता ही कौन है। चलो फिलहाल मैं यहाँ पे बात करूं, अब यहाँ पे ऑर्डिनरी बिल क्लियर हो गया, अब हम मनी बिल और फाइनेंस बिल पे डिस्कशन करें।
मनी बिल दीक्षा बताएंगी और फाइनेंस बिल परिधि बताएगी। बोलो, आर्टिकल बताओ। सबसे पहले तो इस मनी बिल में क्या आता है? टैक्स इम्पोज करना, ये सारा तो आता है ना इसमें कि हमने कितना खर्चा किया, कितना में इन्वेस्ट करना है, कितना हमारा पैसा किसमें जाएगा, ये सारी चीजें पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, कि हमें टैक्स को इम्पोज करना है, नहीं करना है, बंद करना है, सब कुछ इसी के अंदर आता है। अब जो है यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मनी बिल की, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो मनी बिल कैन ओनली बी, चलो इसको एक काम करते बाद में दिखाती हूँ इसको। देखो ये आपको समझ में आया। अब मैं अगर मैं बात करूँ तो ये लाइन तो आपको पता ही होगी, मैंने बोला था कि सभी धन विधेयक जो है वित्तीय विधेयक होते हैं, सारे मनी बिल फाइनेंस बिल होते हैं, लेकिन सारे फाइनेंस बिल मनी बिल नहीं होते। ऐसा कहने का क्या रीजन है? ये तो तुमने बहुत अच्छे से याद रख ली लाइन कि सारे धन विधेयक वित्तीय विधेयक होते हैं और सारे वित्तीय विधेयक धन विधेयक नहीं होते। ऐसा इसके पीछे रीजन भी तो है। बोलो, रिया, नवीन, सपना, नंदिनी, अनुदीप, किसमें? फाइनेंस बिल में क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है कि फाइनेंस बिल में अगर हमें कोई भी इंस्टीट्यूशन बनाना है, तो जब कोई भी आयोग बनता है, कोई भी बॉडी बनती है, तो उसकी उसमें लोगों, उसमें जो कर्मचारी उसको रखना, उनकी सैलरी को डिसाइड करना। अब उसको बन रहा है तो उसमें कोई भी, अब जरूरी नहीं है कि वो पैसे से रिलेटेड इंस्टीट्यूट बने, कोई भी इंस्टीट्यूट बन रहा है तो उस कंडीशन, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब कोई भी इंस्टीट्यूशन बनता है, कोई बॉडी बनती है, तो उसमें खर्चा आता है, पैसे लगते हैं, उसका बिल्डिंग सेट करना, उसका पूरा मेंटेनेंस देखना, उसका बिजली का बिल, किराए का बिल, सारी चीजें देखी जाती है। उसके बाद उसमें उस विभाग में अगर आपके कर्मचारी, उन कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन, ये सारी चीजें देखना कौन डिसाइड करता है? आपका फाइनेंस बिल, क्योंकि उसी में आता है। चलिए अब मैं बात करूं तो ये आपको पता है, चलो ये तो मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है ना, मैं जब नोट्स भेजूंगी तब उसमें मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे ध्यान दो कि मनी बिल केवल लोकसभा में ही जाता है, लोकसभा में जाता है विद द परमिशन ऑफ कि धन विधेयक केवल और केवल कहा जाता है, लोकसभा में जाता है, और किसकी अनुमति से? राष्ट्रपति की अनुमति से। और इसमें जो है राज्यसभा की राय लेना जरूरी नहीं समझते हैं। तो राज्यसभा अगर मैं बात करूं तो मनी बिल के कंटेक्स्ट में राज्यसभा इज मोर लेस 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 पावरफुल, क्योंकि राज्यसभा की इसमें कोई भी नहीं चलती, राज्यसभा से इसमें चर्चाएं नहीं ली जाती है ना। चलिए ये तो आपको समझ में आया। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मनी बिल है, इस मनी बिल को अगर मैं बात करूं
ये क्या है, क्या है ये, सिंचित निधि प्लस आकस्मिक, बताया था, ये अकाउंट है आपके सरकार के अकाउंट। एक अकाउंट राष्ट्रपति का है जिसमें देश का पैसा तो जमा होता है, लेकिन हक किसका है, राष्ट्रपति का। एक है आपका मंत्री परिषद जिसमें पैसा तो देश का जमा होता है, लेकिन उसमें हक किसका है, मंत्री परिषद का, है ना। अब जो है इसमें पैसे को निकालना, इसमें पैसा डालना, वो सब किसके अंदर डिसाइड होगा, आपके मनी बिल के अंदर। आपको अपने अकाउंट में पैसे डालना है, निकालना है, ये सब कौन डिसाइड करता है, पैसा। आपके पास पैसा नहीं है तो आप उस अकाउंट से पैसे निकालोगे, आपके पास पैसा है तो आप उस अकाउंट में पैसे जमा करोगे, है ना। तो ये सब कौन डिसाइड करता है भाई, आपका खाता, यानी कि आपके पास आपके पर्स में जितने पैसे है वो डिसाइड करता है। तो इसी तरीके से कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पैसा निकालना है, डालना है, वो सब कौन डिसाइड करता है, मनी बिल। और मनी बिल में कौन डिसाइड करेगा, आपका लोकसभा। आई समझ में बात, ये ध्यान रखना इसका, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मनी बिल में इतना ही है, अब मनी बिल इतना ही है, लेकिन आपका फाइनेंस बिल बहुत बड़ा है। फाइनेंस बिल क्या ज्यादा बड़ा तो नहीं है, इसमें नहीं है। अच्छा, चलिए बात करें फाइनेंस बिल की। तो फाइनेंस बिल क्या बताता है आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट, किसका, टैक्स का। जो टैक्स लग रहा है उस टैक्स का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है आपका टैक्स, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है टैक्स। हाँ वाला, हाँ जीएसटी कितने, मतलब कितने स्लैब्स है उसके, 3-5 बताओ कौन कौन से। मैं पूछ रही कि कितने स्लैब्स है आपके टैक्स के, जीएसटी के। चेक करो, पता चल जाएगा तुम्हें, अभी चेक करो, और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट के नीचे उस स्लैब को बनाओ, तुम्हारे लिए फायदेमंद रहेगा, पता चल जाएगा अभी कितने, 3 है 5 है, करो सर्च। अच्छा, शायद वायद मत करो था, गूगल चेक करो और उसमें लिखो स्लैब्स को, लिखो। ये स्लैब इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रहेगा, यहाँ पे लिखा रहेगा तो पता चलेगा आप लोगों को। हाँ, जीएसटी। जीरो पाँच 18 और 40, पहले 32 था, वो 40 हो गया शायद। बनाओ स्लैब को, बनाओ स्लैब को, बनाना है यहाँ पे, और अलग से नोट करके लिखना उसे। चलो घर से करके लेके आना इसे, इसको घर पे सर्च करना किसका सही किसका गलत है। अब लिखेंगे हम नेक्स्ट। अच्छा देखो, इसमें ध्यान रखना कि लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में प्रस्तुत किया जाता है। ये यहाँ पे तो हमने देखा मनी बिल सिर्फ और सिर्फ किसमें, लोकसभा में पहले प्रस्तुत किया जा रहा है, लोकसभा में पारित किया जा रहा है, और राज्यसभा की राय इसमें ज्यादा मैंडेटरी नहीं है।
लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे फाइनेंशियल बिल की, तो फाइनेंशियल बिल आपकी लोकसभा राज्यसभा दोनों में से पारित किया जाता है। चलो हो गया डिस्कशन, हो गया क्लियर। इसलिए कहते हैं डेली न्यूज पढ़ा करो, पता चलेगा। चलिए अब लिखिए हेडिंग, ये हो गया क्लियर। इसमें ये भी लिख दो एक पॉइंट कि लोकसभा राज्यसभा दोनों में प्रस्तुत किया जाता है, और इसमें जो है राज्यसभा की भी अनुमति, मतलब राज्यसभा की जो राय होती है वो भी जरूरी होती है, ली जा सकती है, इस तरीके से लिख देना। कहीं भी हो सकता है, दोनों में पारित किया जा रहा है ना, तो कहीं भी हो सकता है। अब हम आर्टिकल 12 करने वाले हैं, 112, जिसको बोलते हैं ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या अलग से टॉपिक है ये, और ये 112 टॉपिक बड़ा है, इसमें पार्टीशन करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंगल टॉपिक है। ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण। अगर मैं बात करूं तो इन जनरल आपको ध्यान आ रहा होगा कि 112 आपका बजट से रिलेटेड है ना, लेकिन जो बजट वर्ड है वो बजट शब्द यू का प्रयोग नहीं किया गया है, इस बजट शब्द के बदले ये किया गया प्रयोग, यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण। अगर आप संविधान की पुस्तक खोल के देखते तो आपको बजट शब्द नहीं देखने को मिलता, उसमें आपको देखने को मिलेगा बजट के बदले वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी पूरे ईयर में आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो आपको दिखने को मिलेगी। अब बेसिकली देखा जाए तो बजट में क्या क्या आता है, बजट में आता है आपका इन्वेस्टमेंट नहीं, हाँ इन्वेस्टमेंट, या फिर इसको ऐसे लिखो सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स ऑफ इनकम क्या है, टैक्स। आई बात समझ में। अब इसमें दूसरा आता है आपका एक्सपेंडिचर, इसको लिखते हैं व्यय, यानी कि खर्चा, कि हमने खर्च किस तरीके से किया। तो बेसिकली बात है आपकी सैलरी जो आएगी, आप सैलरी का मान के चलो बजट, और जो सैलरी आएगी उसमें आपको पता चलेगा कि भाई मेरे सैलरी आने का एक पहला रीजन क्या है कि मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, मैंने सरकार को सेवा दी है, सरकार ने उसके बदले मुझे पैसा दिया है ना। लेकिन दूसरा मेन पड़ा हुआ था खर्च, रेंट देना है, पानी का देना है, बिजली का देना है, दूध वाले का देना है, राशन लानी है, स्कूल फीस देनी है, ट्यूशन फीस देनी है, अलग अलग तरीके से आपकी सैलरी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो उसी प्रकार से आपका जो बजट बनता है उस बजट में खर्चा कितना हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, ये सब कौन डिसाइड करेगा, आपका बजट, यानी कि फाइनेंशियल बिल। बजट जब पास होता है आता है तो उसमें क्या रहता है, सोर्स ऑफ इनकम की हमने जो है किस क्षेत्र से कितना पैसा कमाया है, आई बात समझ में। टैक्सेस हमने जैसे शिक्षा के क्षेत्र में हमने टैक्स लगाया तो वहां से हमें कितना पैसा मिला है, पुलिस विभाग में हमने पैसा लगाया तो कितना हमें पैसा मिला। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका सोर्स ऑफ इनकम देखा जाता है। दूसरा आपका देखा जाता है एक्सपेंडिचर, यानी कि हमें रेलवे में, विकास में, सेना में, सैलरी, पेंशन, इन सब जगह किस तरीके से पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना है, खर्चा कितना होने वाला है, ये सब डिसाइड करते हैं। आई बात समझ में। तो बेसिकली देखा जाए तो वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट का मतलब क्या होता है, सोर्स ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर, खर्चा कहाँ से हो रहा है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम में आपकी सैलरी टैक्स आ जाएगा, प्रॉपर्टी आ जाएगी, प्रॉपर्टी, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्टर कराते तो स्टैम्प ड्यूटी, खैर ये बात अलग है, लेकिन प्रॉपर्टी हो गया, टैक्स हो गया, रेवेन्यू हो गया, ये सब आपके जो है कैसे हो गए, सोर्स ऑफ इनकम हो गई,
रेवेन्यू, टैक्स, प्रॉपर्टी के सब सोर्स ऑफ इनकम हो गए। लेकिन अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूं तो एक्सपेंडिचर कैसे सरकार द्वारा खर्च किए गए जाने वाले वर्णन के बारे में दिया जाता है कि सरकार जो है, सरकार किस तरीके से खर्च करने वाली। आई बात समझ में? तो सरकार के द्वारा किया जाने वाले खर्च का विवरण हमें कहाँ मिलता है? इसमें मिलता है। अब सरकार खर्चा कैसे कर रही है? पहला लिखेंगे सबसे पहला वर्ग आपका सैलरी प्लस पेंशन। आई बात समझ? सैलरी और पेंशन। हाँ ये सब। अब दूसरा सप्लीमेंट्री ग्रांट। स्टेट कोई योजना आ रही है, कुछ भी काम चल रहा है, तो उसमें राज्यों को भी तो पैसा मिलता है ना? सप्लीमेंट्री ग्रांट यानी कि हमने एक बैक पुश करने के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट, सप्लीमेंट के रूप में हमने पैसा दिया। तीसरा लिखेंगे हम वोट ऑन अकाउंट, लेख अनुदान। अच्छा हिंदी में लिखना है इसको, सैलरी पेंशन तो आ गया आपका। सप्लीमेंट्री ग्रांट को लिखेंगे आप हिंदी में अनुपूरक या अतिरिक्त ग्रांट, अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान, अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान। लिख लो हिंदी वाले। सप्लीमेंट्री ग्रांट को लिखेंगे अनुपूरक या अतिरिक्त ग्रांट, मत क्या बोलते हैं इसे, अनुदान। थर्ड लिखेंगे वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑन अकाउंट, लेख अनुदान। हिंदी में लिखेंगे लेख अनुदान, वोट ऑन अकाउंट। अब मैं बताती हूँ इसका मतलब क्या है। अकाउंट है ये, अकाउंट नहीं है, वोट ऑन अकाउंट। चौथा लिखेंगे एक्सिस ग्रांट। मैं वन बाय वन करके समझाऊंगी तुम्हें सारे। चौथा लिखेंगे एक्सिस ग्रांट यानी कि अधिक अनुदान। चौथा लिखेंगे, पांच नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट अपवाद अनुदान, एक्सेप्शनल ग्रांट, एक्सेप्शनल ग्रांट। फिफ्थ लिखेंगे वोट ऑन क्रेडिट यानी कि प्रत्यय अनुदान, प्रत्यय, प्रत्यय अनुदान, वोट ऑन क्रेडिट। सबसे पहले तो आपको पता है कि क्या लिखा है मैंने, सैलरी पेंशन, तो ये मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा देखो सप्लीमेंट्री ग्रांट यानी कि कोई भी पेंशन वगैरह, सॉरी, जो स्टेट्स होते हैं उनको भी पैसा दिया जाता है, चाहे वो योजना हो गए, कुछ भी काम हो गए, विकास के लिए रेल बन रही है, कुछ भी काम हो रहा है राज्यों में या यूटीज में, तो उसमें सप्लीमेंट ग्रांट के रूप में पैसा दिया जाता है ना। अब मैं बात करूं वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट मतलब कि जब बजट पास होता है, अब उस बजट को पास करने के लिए अगर देखो कोई भी काम होता है तो उसमें पैसे की जरूरत होती है, पैसा तो चाहिए चाहिए, है ना। अब जब बजट बन रहा है, बजट पास हो रहा है, उस बजट को पास करने में अगर हमें पैसे की कमी हो रही है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑन अकाउंट मतलब ये होता है कि हमने जो है मंत्री परिषद ने क्या है, सरकार मंत्री परिषद ने क्या बोला है, पैसे निकाल के दो हमें। पैसे कहाँ से निकाल के देंगे? वो प्रेसिडेंट के अकाउंट से और जो काउंसिल मिनिस्टर है उसके अकाउंट से। आपको पता है कंटिजेंसी फंड और कंसोलिडेटेड फंड यानी आकस्मिक निधि और संचित निधि से ही तो पैसा निकाल के बजट बनाया जाता है। अब बजट बनाने में जब पैसे की कमी हो रही है तो उसमें आपका संचित निधि और आकस्मिक निधि से पैसा निकाला जाता है, और इसके लिए आपकी यहाँ पे एक प्रक्रिया होती है और पूरी लंबी प्रोसेस होती है। पैसा आप देखो आसानी से, आप बैंक वाले भी तो अगर मान लो कि आपको पैसा विड्रॉ करना है और आपके बदले आपके माँ
या फिर पापा भाई बहन कोई भी चले गए, तो वो आपको पैसे, उनको पैसे निकाल के नहीं देंगे। उसके लिए आपका सिग्नेचर और आपका सामने होना जरूरी है। तो डिपॉजिट तो कोई भी कर लेता, लेकिन विड्रॉ से वही व्यक्ति करेगा जिसका वो अकाउंट है ना, ऐसा होता है। तो वही बात है कि जब हमें बजट बनाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, तो हम जो है कंसोलिडेटेड और कॉन्टिजेंसी फंड से पैसा निकालते हैं, और उस पैसा निकालने पे जिसका अधिकार होगा उसकी अनुमति चाहिए। तो प्रेसिडेंट की अनुमति चाहिए और मंत्री परिषद की संयुक्त रूप से हमें वो चाहिए अनुमति। कि बजट कौन बनाता है? आपका फाइनेंस मिनिस्टर। अब फाइनेंस मिनिस्टर भी आप भले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है बाकी मिनिस्टर्स की तरह, लेकिन ये कि अब कोई एक ग्रुप है, मान लो कि एक पार्टनरशिप में कोई कुछ भी चीज चल रही है, दुकान चल रही है। अब एक बंदे को दुकान में पैसा लगाने के लिए पैसे चाहिए। अब दूसरे वाले को पता है कि दूसरे वाले को लग रहा है कि मेरे को जरूरत नहीं है कि भाई दुकान को पैसा चाहिए, मरम्मत की जरूरत है, तो इसमें आपको सबकी सहमति होनी चाहिए ना, सर्व सहमति। तो इसीलिए आपका वोट ऑन अकाउंट बोला जाता है कि बजट बनाने के लिए जहां पे पैसे की कमी लग रही है वहां पे पैसा निकालने के लिए। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्या लिखा है मैंने? अधिक अनुदान, एक्सेस ग्रांट। एक्सेस ग्रांट का मतलब ये है कि एक्स्ट्रा पैसे निकालना। एक्स्ट्रा पैसे मतलब कि मान लो हम कोई या फिर ऐसे मान लो कि बजट पे हमने कोई विभाग बनाया, मान लो कि रेल विभाग है, रेलवे डिपार्टमेंट, उस रेलवे डिपार्टमेंट को एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, बजट से भी एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। बजट में जो हमने प्रोविजन किया है पैसा डालने का, उस प्रोविजन से भी एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत है, तो उसके लिए हम बोलते हैं एक्सेस ग्रांट। यानी कि किसी को भी क्या कर दिया, या फिर वो स्टेट हो सकता है, वो डिपार्टमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम उसको क्या कर रहे हैं, अधिक दे रहे हैं। मतलब जो उसको ग्रांट किया गया था उस ग्रांट से भी ज्यादा हम उसको चीजें दे रहे हैं, ज्यादा पैसा दे रहे हैं, उसको कहते हैं एक्सेस ग्रांट। आपको अगर मान लो कि आपको 1000 रुपए की आपकी मम्मी ने आपको सिर्फ बोला है कि 1000 रुपए से ज्यादा की शॉपिंग नहीं करनी है, लेकिन मार्केट जाके आपका बजट बन गया 2000 का, तो वहां पे आपको एक्सेस ग्रांट की जरूरत है ना, एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत है आपकी मम्मी से कि भाई ये बजट जो है अंडर बजट नहीं, ये जो ड्रेस है वो अंडर बजट नहीं आ रही है, वो 2000 की, लेकिन आपका है कि मेरे को खरीदना ही खरीदना है, तो उसमें क्या हो जाएगा, एक्सेस ग्रांट। यानी कि उसके लिए क्या मिल गया आपको, एक्स्ट्रा पैसा मिल गया। आए बात समझ में? नेक्स्ट, अपवाद अनुदान, एक्सेप्शनल ग्रांट। एक्सेप्शनल ग्रांट मतलब होता है, एक्सेप्शनल किस में आता है भाई, कुछ अलग सी चीजें होती है, जैसे मतलब सरकार को कोई उद्देश्य ऑब्जेक्ट जो है उद्देश्य पूरा करना है, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें पैसे की जरूरत है, तो उसके लिए क्या आएगा आपका, अपवाद। यानी कि जो अपवाद मतलब एक्सेप्शन, कि हम इस पे अलग से एक्स्ट्रा पैसा लगाएंगे। मान लो कि जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, यानी कि आपका ये तिब्बत और चाइना वाला जो एरिया है, ये नेपाल वाला एरिया, इसमें बाउंड्री एरिया पे आपकी सरकार को राज्य सरकार, मान लो कि राज्य सरकार चाहती है कि हम इस वाले एरिया में ज्यादा अच्छा विकास करेंगे, तो ये इसके लिए हमें जो है एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत है, तो ये किसके अंदर आएगा, अपवाद में। यानी कि एक्सेप्शनल कैसे, विकास करना में, तो विकास करना क्या है, सरकार का क्या है, उद्देश्य बन चुका है, तो विकास करने के लिए हम इस एरिया में क्या लगाएंगे, एक्स्ट्रा पैसे हमको चाहिए। एक्स्ट्रा पैसे के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो एक्सेप्शनल ग्रांट है। फिर आता है वोट ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मतलब पैसा आना होता है या जाना होता है? किस पे? तो यहाँ पे भी वही बात चल रही है, जब सरकार को खर्च करने के लिए शीर्ष धन की आवश्यकता हो, मतलब वोट ऑन क्रेडिट मतलब कर्जे में पैसा लेना। कर्जे में मतलब पैसा कैसे, कर्जे में, क्रेडिट मतलब ये होता है ना कि कर्जे में भी तो होता है, सैलरी और गुड्स अलग अलग होती है। जब हमारे खाते में सैलरी आती है ना, तो उसको क्रेडिट बोलते हैं, यानी कि सरकार ने हमें दिया है क्योंकि हमने उसको सेवा दी, तो उसका फर्ज है कि वो हमको देगा, है ना। अब जब सरकार से हम कर्जा मांग रहे हैं, समझ में आ गया? क्रेडिट मतलब हमें जिसको पैसे देने हमने उसको देने हैं, है ना। अब जो है क्रेडिट मतलब क्या होता है, यहाँ पे वोट ऑन क्रेडिट, मान लो कि ये एक विभाग है, एक्स विभाग, और इस एक्स विभाग को मान लो कि एक
करोड़ रुपए दिए गए थे सरकार के द्वारा। अब जब इस विभाग को पैसे दिया गया और इस विभाग में जो है सरकार ने भाई मांगा हिसाब किताब कि भाई 1 करोड़ हमने तुमको दिए थे, उस 1 करोड़ को तुमने कहाँ कहाँ खर्च किया, किस तरीके से खर्च किया, मुझे बताओ, है ना। अब जब ये एक्स जो है इस खर्चे का स्टेटमेंट देने में असक्षम हो, उसको बोलते हैं वोट ऑन क्रेडिट। यानी कि यहाँ पे एक चेक, इसको जो हम बोलते हैं कि ये स्टेटमेंट देने में असक्षम हो, तो उस वे में आपका जो है यहाँ पे वोट ऑन अकाउंट मांगा जाता है कि तुम हमें क्या दो, विवरण दो। हाँ, लोन मान के चलो, सरकार, आप लोग अपने मम्मी पापा से या फिर अपने रिश्तेदारों से लोन लेते हो, अभी नहीं ले रहे लेकिन लोगे ना, तो हाँ इसको लोन के रूप में भी समझ सकते हैं कि जब जो है आपके किसी विभाग को या किसी राज्य को क्या चाहिए, लोन चाहिए। अब आप लोन बैंक से लेते हो, अपने रिश्तेदारों से लेते हो, अपने माँ पिता से लोगे, तो लोन कहीं से भी लिया तो लोन लेने के लिए, है ना। और यहाँ पे जो है लोन लेने के लिए बोला गया, और इसको हम ब्लैंक चेक भी बोलते हैं। ब्लैंक चेक मतलब कि जितना लोन चाहिए उतना ले लो, इसमें कोई निश्चित धनराशि नहीं है कि हम इतना ही देंगे तुम्हें, आपको जितना पैसा चाहिए उतना ले लो, है ना। अब ये ब्लैंक चेक समझ के तो तुम ये सोच रहे होंगे कि भाई कितना ही भी दे सकते हो, लेकिन ये भी तो है कि हमें चुकाना भी तो है उसे, उसमें इंटरेस्ट भी तो उतना ही लगेगा जितना तुम लोगे। लोन की हम इंटरनेशनल वे में नहीं करेंगे चर्चा इस पे, हम खाली देश के भीतर वाली चर्चा करेंगे कि देश के भीतर भी जो है केंद्र सरकार से राज्य सरकार हो गई लोन ले सकती है, कोई भी कोई डिपार्टमेंट है वो लोन ले सकता है ना। अंदर हम देश के अंदर की बात करेंगे, आई बात समझ में। अब इस लोन से जो इंटरेस्ट आएगा वो कहाँ जाएगा, आपका सोर्स ऑफ इनकम में, रेवेन्यू तो है वो, टैक्सेस से रेवेन्यू जो हमारा इंटरेस्ट वगैरह से जो पैसा आ रहा है वो कहाँ जमा हो रहा है, कहीं ना कहीं देश का पैसा देश में ही जमा हो रहा है, फिर वही जो आपका जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है, फिर वही आपका बजट बनाता है, तो पूरा सर्कल जो है ना पैसे का वो चलता रहता है, खर्चा भी अंदर ही हो रहा है तो पैसा भी इन्वेस्ट भी वही हो रहा है। तो तुम्हें ये समझ में आया कि खर्चा किस किस तरीके से होता है आपका। तो ये लोन लेना भी इसी के अंदर तो आएगा, वोट ऑन काउंट नहीं, सॉरी, वोट ऑन लोन लेना। कोई विभाग केंद्र सरकार या राज्य सरकार से क्या ले रही है, लोन ले रही है। आई बात समझ में, क्लियर हुआ इतना। क्रेडिट मतलब पैसा लेना, मतलब पैसा देना, क्रेडिट मतलब लेना नहीं, पैसा देना। हाँ, क्रेडिट डेबिट कंफ्यूजिंग बहुत होता है, तुम क्रेडिट मतलब, अच्छा वो मैंने कॉमर्स नहीं ली, मैं वो कॉमर्स वालों का दुख समझ सकती हूँ। क्रेडिट मतलब होता है पैसा देना। अब तुम्हारे खाते में जब सैलरी आती है तो सरकार की तरफ से तुम्हें पैसा दिया गया, इसीलिए वो क्रेडिट बोला जाता है। किनके पास आ रहा है, आपने वो तुम्हारे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए क्रेडिट हो गया, वो सेंटर के लिए क्रेडिट होगा क्योंकि सेंटर ने दिया है। नहीं यार, सोच कंफ्यूजिंग होता है ये टर्म, मैं समझ सकती हूँ दुख। जब मैंने टैली किया था तो मुझे भी ऐसी हुआ था, मैंने कहा कहाँ फंस गई मैं, बेकार कर दिया मैंने, फिर चलो मैंने कहा कर ही लेते हैं अब। तो उस टाइम में वो डेबिट गोज आउट, क्रेडिट कम्स इन, पता नहीं क्या क्या कंडीशंस रहती है उनकी। तो सच में वाकई में मैं मानती, कॉमर्स वालों भी दिमाग रहता है। हाँ, मैंने कॉमर्स करी नहीं है, मेरा कॉमर्स ही नहीं है। तो मैंने साइंस से, फिजिक्स से मास्टर्स करी है, मैंने पता नहीं क्यों ही करी, क्या किया उसका भगवान जाने। अब सोचते कई बार कि काश आर्ट्स ले ली होती तो शायद फायदा होता, लेकिन शायद आर्ट्स लेके जिस जगह पे हूँ मैं वो नहीं होता। आर्ट्स लेके मतलब ये है कि बच्चा पढ़ नहीं पाता है, ऐसा मैं सोचती हूँ। अब आर्ट्स वाले इसको अपने उसमें मत लेना दिल पे कि भाई मैं कैसे बोल रही हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन हाँ मैं मानती हूँ कि जिस स्कूल में आर्ट्स के बच्चे होते हैं वहां मतलब पढ़ने वाला माहौल नहीं होता है, लड़कियों को ऐसे बोला जाता है कि छोड़ के आर्ट्स ही तो लिए नहीं, मतलब वो एक होता है ना कि
सब्जेक्ट तो भले सेम है, मेहनत सब में सेम है, लेकिन सामाजिक रूप से देखा जाए तो वो अपना अपना वो ओपिनियन बना रखा कि साइंस वाला पता नहीं कितना पढ़ने लिखने वाला बच्चा साइंस ले रही है, इससे ज्यादा जीनियस कोई नहीं, ब्रिलियंट कोई नहीं है। आर्ट्स वाला कितना ही ब्रिलियंट हो जाए, कितना ही जीनियस हो जाए, वो तब भी समाज के लिए जीरो ही रहेगा। कौन बनाता है? टॉपर सारे सब्जेक्ट के होते हैं, तो लिखना ही तो है, कहानियां ही तो लिखनी है। साइंस में तो कहाँ से कहाँ जोड़ना पड़ता है, आर्ट्स से ही निकलते हैं। पर ये है कि मैं मानती हूँ, मैं लिटरली मानती हूँ कि जो साइंस का बच्चा आता है ना, उसको पता होता है कि क्या चीज पढ़नी है, क्या चीज छोड़नी है, और किस तरीके से प्रेशर मेंटेन करना है। बढ़िया टाइम तो स्टार्टिंग में सबको ही ऐसा होता है, मुझे भी नहीं पता। प्रैक्टिस ही तो आती है, बोलते थे कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अ वुमेन परफेक्ट। तो बस वही है कि प्रैक्टिस ही तो करनी है। अभी जब तुमने पढ़ा ही नहीं है मेंस का, तो तुम कैसे टेंस हो सकते हो कि भाई आता ही नहीं है लिखना? तुम पहले प्रीलिम्स निकालो ना, तुम उस गधों के रेस से बाहर निकलो। जो प्रीलिम्स होता है गधों को बाहर निकालने के लिए, तो तुम गधे नहीं हो, तुम्हें अच्छा इंसान बनना है, तो तुम्हें गधों के रेस से बाहर होना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कंप्लीट हो गया। ये मैंने आपको बहुत शॉर्ट में लिखवाया है, शॉर्ट में एक्सप्लेन पूरा किया है, एक्सप्लेन पूरा किया है, लिखवाया शॉर्ट में। चलिए अब लिखते हैं हम संसद की कुछ एक मिनट, इसको लिखवाऊं मैं तुम्हें। अब जो है हेडिंग डालेंगे हम, अच्छा हाँ मैं एक चीज बता रही थी कि कल को देखो, पढ़ तो आप वही रहे हो, सब चीज पढ़ रहे हो है ना, और मैं गारंटी देती हूँ कि मेरे नोट जो है ग्रुप सी वाले भी है और पीसीएस वाले भी है, तो तुम पॉलिटी की तरफ से मान के चलो कि तुम ग्रुप सी के पेपर भी दे सकते हो। अब अगर आप ग्रुप सी का पेपर देते भी हो तो ये ध्यान रखना, अभी मुझे आया अचानक से याद, ये है किसी के पास ट्रिपल सी सर्टिफिकेट, ये हर 2 महीने में पेपर, हर 2 महीने में फॉर्म आते रहते हैं, हर 2 महीने में फॉर्म निकलते हैं, हर तीसरे महीने में पेपर होता है, दे लेना, इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल सी कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है, ये कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है ये कुछ कुछ पोस्ट में मांगा जाता है। अभी जैसे यहाँ पे मैं बात करूं तो अभी वीडियो वीपीडीओ पटवारी का पेपर हुआ था, तो उसमें ट्रिपल सी वीपीडीओ में था, विलेज पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर, इसके लिए था ट्रिपल सी, है ना। तो जिस बच्चे के पास ट्रिपल सी नहीं होगा वो वीपीडीओ की पोस्ट से बाहर हो जाएगा, जिसके पास होगा वो आएगा इसमें। तो ध्यान रखना, ट्रिपल सी दे लेना, इंपॉर्टेंट है, इतना टफ नहीं है, सिलेबस देख लेना, इजी है, दे लेना। मैंने तो बिना पढ़े दिया था कंप्यूटर सेंटर की बाहर, मैं लिटरली बताओ अपना, मैं लिटरली बताओ 2 महीने में पेपर था, आता जाता था, मतलब आता, कंप्यूटर का नॉलेज तो खैर काफी स्टार्टिंग से ही था। बच्चे वो बाहर नोट्स बुक खोल रहे, और मैं लास्ट 7 मिनट की, मैं सच्ची बताऊं, मैंने सिर्फ 7 मिनट की एक वीडियो देखी थी, और उसमें मैंने क्या सर्च किया था कि ट्रिपल सी के पेपर में तुक्के कैसे लगाए। मैं सच्ची बता रही हूँ, मैंने यही देखा था, और फर्स्ट अटेम्प्ट में 70 नंबर से पास हुई। बच्चे वो किताबें खोल रहे, मतलब मार्केट में बुक्स, इस ट्रिपल सी ना बहुत टफ है। ऐसा बोला जाता है कि हर कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकालता, और इसमें मिनिमम जो है 60 नहीं कितना मिनिमम जो है पास होने के लिए 50 मार्क्स होने चाहिए, 50 मार्क्स होने चाहिए, और इसमें ABCD करके ग्रेड आती है।
माइनस मार्किंग कुछ नहीं होती है इसमें, कस तुक्के मारो, लेकिन वो तुक्के भी सही होने चाहिए ना, और उस तुक्कों में भी 50 से नीचे हो तो तुम फेल हो, 51 में हो तो पास हो। बच्चे वहां बुक्स, इतनी मोटी मोटी बुक्स लेके बैठे हुए थे, पता नहीं कौन कौन सी बुक्स पढ़ रहे थे, मैं तो नाम ही पहली बार सुना। 7 है, 100 नंबर का होता है ये, और तुम्हें 50 से ज्यादा लाने होते हैं। अब तो खैर इसमें कॉम्पिटिशन टफ हो गया, अब तो पेपर भी टफ बनने लग गया। कुछ नहीं, बस 7 मिनट की वीडियो देखी, और 7 मिनट की वीडियो पे मैंने पूरी नहीं देखी थी, टाइम हो गया था अंदर जाने का। 2 या 3 मिनट की देखी थी, और तुक्के कैसे लगाते, लास्ट टाइम पे तुक्के कैसे लगाते, और वो ट्रिक मैंने देखी थी। मुझे कुछ तो याद आ रहा है कि इसमें ऐसा होता है ना कि 50 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स वाले होते हैं, और 50 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स वाले होते हैं, और 10 जो है इन जनरल कंप्यूटर के होते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, वायरस, लाइनक्स वगैरह, इन सब से आते हैं। बाकी के जो 40 नंबर आते हैं वो इनके अपनी जो अलग से सिलेबस होता है उससे आते हैं। बस चेक किया कि तुक्के कैसे लगाते हैं, और एक बारी में पास, बस। तो तुम भी दे लेना, अभी मुझे ध्यान आया कि चेक कर लेना कि कब फॉर्म निकलने वाले हैं इसके, दे लेना एक बार, इंपॉर्टेंट है। कोई भी दे सकता है, एज क्राइटेरिया नहीं है इसमें, कभी भी दे सकते हो, बस ये अनलिमिटेड टाइम दे सकते हो, जब तक तुम्हारे पास नहीं रहा, बस पास होना चाहिए, सर्टिफिकेट तुम्हारे पास रहना चाहिए, सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है। चलिए, मैंने तो पता नहीं क्यों ही कंप्यूटर ली थी 11th 12th पे, फिर सोचा था कि BCA करूंगी, MCA करूंगी, गई कहीं और। मैंने सबसे गलत काम किया था अपने 11th 12th में, कंप्यूटर C++, पाइथन और जावा पे अपना सर फोड़ के, बहुत दिक्कत आती थी उसको कोडिंग को याद करने में, रटने में, और लास्ट में क्या किया, आना यही था तो आर्ट्स ही ले लेती। मैं तो अपने छोटे भाई बहन को भी यही एडवाइस देती कि भाई मत लेना कभी साइंस, मत लो जब तुम्हें आना सरकारी नौकरी की तरफ रहता। खैर चलो, बात की बात है। फिलहाल हम यहाँ पर लिखेंगे अर्जेंट इंपॉर्टेंस, अर्जेंट इंपॉर्टेंस यानी कि पहले लिखेंगे आपका, अब इसमें एक ऐसी है टेबल बनाना, और टेबल नहीं मतलब इसी के नीचे लिखते रहना। पहले लिखेंगे आपका एडजॉर्नमेंट मोशन, एडजॉर्नमेंट मोशन यानी कि स्थगन प्रस्ताव, एडजॉर्नमेंट मोशन, स्थगन प्रस्ताव। दूसरा लिखेंगे कॉल अटेंशन मोशन, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, कॉल अटेंशन मोशन, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। तीसरा लिखेंगे शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, अल्पकालीन चर्चा, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, अल्पकालीन चर्चा। नेक्स्ट अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन, और अगर ये पास हो गया तो सरकार गिर जाती है। नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव। नेक्स्ट कौन सा 7वें नंबर का लिखेंगे क्या, 5 लिखेंगे रूल 377, नियम 377, रूल 377, नियम 377। रूल 184, नियम 184। नेक्स्ट लिखेंगे विशेष अधिकार प्रस्ताव, प्रिविलेज मोशन, विशेष अधिकार प्रस्ताव, प्रिविलेज मोशन। नेक्स्ट लिखेंगे विश्वास प्रस्ताव, कॉन्फिडेंस मोशन। नेक्स्ट लिखेंगे निंदा प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव को चेक करने पे क्या बोलते हैं, चेक करो निंदा प्रस्ताव को क्या बोलते हैं। हिंदी वाले लिखे तब तक कट मोशन, कट मोशन यानी कि कटौती प्रस्ताव, कट मोशन क्या बोलते हैं निंदा प्रस्ताव को, हाँ तो लिख दो सेंसर मोशन।
नेक्स्ट लिखेंगे कट मोशन प्रस्ताव, तो 8 के 10 लिख दिए पूरे। हाँ, नेक्स्ट लिखेंगे धन्यवाद प्रस्ताव, और धन्यवाद को क्या कहते हैं, किसको बोलोगे थैंक यू तुम लोग, जिसने तुम्हारे लिए काम किया है, संसद के लिए काम किसने किया है? नहीं, राष्ट्रपति को। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, अपनी स्पीच दी है। अभी बताया था राष्ट्रपति का अभिभाषण, पढ़ाया था ना, राष्ट्रपति जो है भाषण देता है, पुराने आने वाली सरकार क्या क्या काम करने वाली है, किस तरीके से, कहा लोकसभा राज्यसभा की जब मीटिंग चलती है। आई बात समझ? चलिए अब हम इनको वन बाय वन करते हैं। इधर कुछ नहीं लिखना है, इधर कुछ नहीं लिखना है, वो सब मैंने इधर ही लिखा दिया। सबसे पहले स्थगन प्रस्ताव की बात करते हैं, एडजॉर्नमेंट प्रस्ताव की, है ना। तो तुम शॉर्ट में लिख भी लेना कि क्या क्या कहता है ये। इसमें बोला जाता है स्थगन प्रस्ताव मतलब क्या होता है, स्टे लगाना। स्थगन मतलब होता है स्टे लगाना। अब स्टे किस चीज पे लगाया जाएगा? मान लो आप लोगों की संसद चल रही है ना, आप लोकसभा हो, यहाँ पे आप मान लो बजट पे चर्चा कर, बजट नहीं किसी भी बिल पे चर्चा कर रहे हो, बजट पे चर्चा कर रहे हो। अब अचानक से कोई ऐसा प्रस्ताव आ गया जिसपे जरूरी है कि बात करना है, अचानक से, मतलब कि संसद में जो प्रस्ताव चल रहा है उसको छोड़ के अचानक से किसी दूसरे सब्जेक्ट पर हम डिस्कस करते हैं, उसको कहते हैं हम स्थगन प्रस्ताव। यानी कि जो हमारी संसदीय प्रक्रिया में जो आपका प्रस्ताव चल रहा था उसको हमने स्टे लगा दिया कुछ समय के लिए, और किसी दूसरे विषय पर हम चर्चा करने लगे। आई बात समझ में? मान लो कि आप क्लास पढ़ रहे हो और अचानक से आपको मैसेज आया, आपने क्लास से ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दे दी? मैसेज को। एज यूजुअल होता ही है। उसी प्रकार से कि मान लो कि आपको मैं क्लास में कोई सब्जेक्ट करवा रही हूँ, मतलब मेरा टॉपिक चल रहा है, अचानक से मुझे कोई दूसरा टॉपिक याद आया और मैंने तुम्हें उसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया, तो मैंने जो मैं टॉपिक करवा रही थी, जो तुम्हें पढ़ा रही थी, उस पर स्टे लगा दिया कुछ समय के लिए, वो पढ़ाने लगी। तो उसी प्रकार से संसद में क्या होता है कि जो चीज आपकी चल रही है, मान लो बजट पे चर्चा चल रही है ना, बजट सत्र चल रहा है, अब उस बजट सेशन के बीच में कोई अचानक से ऐसा प्रोविजन आ गया, ऐसा प्रस्ताव आ गया जिसपे अचानक से बात करनी जरूरी है, चर्चा करनी जरूरी है, तो हम उस चर्चा को रखेंगे और जो आपका बजट चल रहा था वो आपका स्टे लगे। आई बात समझ में? एडजॉर्नमेंट मोशन, स्टे लगाना। दूसरा, अब जो है यहाँ पे मैं बात करूं तो अब स्टे भी ऐसे नहीं लगता, स्टे लगाने के लिए भाई ऑब्वियसली बात है अपोजिशन भी है वहां पे, ऐसे कैसे तुमने स्टे लगा रही है भाई? तो यहाँ पे स्टे लगाने के लिए 50 लोगों की अनुमति होती है बस। अगर 50 लोगों ने स्टे लगाने वाले प्रस्ताव को पारित कर दिया, इसका मतलब आपका संसद में जो क्या बन जाएगा, स्टे लग जाएगा। और अगर 50 लोगों ने सहमति नहीं दी स्टे लगाने के लिए तो सहमति नहीं दी जाएगी। और मैं बात करूं तो जो स्थगन प्रस्ताव है उस पर चर्चा तभी होती है जब कोई रिजल्ट हमें ना मिले, समाधान ना मिल रहा हो, तभी हमारी जो है स्थगन प्रस्ताव लगता है। आई बात समझ में? कि मान लो तुम्हें समाधान नहीं मिल रहा है किसी टॉपिक का, तुम्हें चर्चा करना जरूरी है, तो तुम उस टॉपिक पे चर्चा कर सकते हो, और ऐसा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कितने 50 लोगों की अनुमति होती है जरूरी। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, कॉल अटेंशन मोशन लिखा है ना यहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है? आप लोग अटेंशन कब चाहते हो? अटेंशन पाना चाहते हो ना। मान लो कि कोई एक ऐसा टॉपिक है जिस पर सरकार ने काफी समय से चर्चा नहीं दी है, और अचानक से जो है यहाँ पे सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए यहाँ पे कॉल अटेंशन मोशन लाया जाता है, ताकि हम किसी ऐसे विषय पर चर्चा कर सके जो अति इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने के लिए यहाँ पे ध्यान आकर्षण लाया जाता है। मतलब जिस टॉपिक पे बात कब से चल ही नहीं रही थी। हाँ, कोई भी उठा सकता है, ओपोजिशन हो चाहे लीडिंग गवर्नमेंट हो, कोई भी कोई भी कर सकता है। आई बात समझ में? तो ध्यान आकर्षण यानी कि हमने किसी टॉपिक पे क्या कर दिया, ध्यान आकर्षित कर दिया। आई बात समझ में? अब जरूरी नहीं कि उसका जवाब तुम्हें आज ही मिले, कभी भी मिल सकता है, लेकिन मिलेगा, कब मिलेगा वो पता नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट, अल्पकालीन शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन।
क्या हुआ? कभी भी हो सकता है। अब ऐसे तो कितने ही कितने ही कॉल अटेंशन मोशन आते रहते हैं, लेकिन जरूरी थोड़ी कि उसका आंसर आपको आज ही मिले। अंदर की बात है, पोजीशन भी लेके आते हैं, लेकिन क्या कोई समझता है, सुनता है बात? अब जिसको जो करना है वो करता है। चलिए, तो शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन भी इसी से रिलेटेड है। तो तुम कॉल अटेंशन मोशन और शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन को तुम मान के चलते हो कि सेम होता है, ये सेम मान के चल सकते हो तुम, कि हमें किसी एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करनी है जिससे हमें जो है सरकार का ध्यान आकर्षित करना है, या फिर शॉर्ट टाइम के लिए हम क्या करते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं। आई बात समझ में? तुम इसको लिखना चाहोगे लॉन्ग वे में मैं क्या एक्सप्लेन करूं खाली? नोट्स मैंने वॉइस प्रेसिडेंट तक भेज दिया था, लिख लिया आप लोगों ने पूरा? थोड़ा बचा तो लिखो फटाफट, उसके आगे का दूंगी मैं, मुझे पता है तुम। हाँ, आपने लिख लिया पूरा, तो बाकी क्यों नहीं लिख रहे? बाकी क्यों अलग से इनविटेशन देना पड़ेगा, बैंड बाजों के साथ लिखवाना पड़ेगा कि भाई तुम लिखो? तो एक साथ इसलिए होता है ना कि तुम लोग लिखते नहीं हो टाइम से, मैं भेज तो दूंगी। मुझे भी तो पीपीटी बनानी पड़ती है, मुझे भी तो बहुत आलस आता है पीपीटी बनाने में, पर बनाऊंगी मैं, चिंता ना करो। चलिए, तो शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन पे मैं मान के चलो कि शॉर्ट डिस्कशन भी आपका उतना ही है, जैसे कि मान लो कि अल्पकालीन, यानी कि किसी टॉपिक पे हमें अचानक से चर्चाएं करनी है, तो उस टॉपिक पे हमने चर्चा कर ली, शॉर्ट डिस्कशन कर लिया। चलिए, और नियम 337 लिखा है, 184 लिखा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये आपको लिखना है, मतलब है एक प्रोविजन इसमें भी। बस वही है कि जैसे अगर मैं बात करूं तो रूल 184 में क्या है कि लोकसभा में चर्चा के लिए प्रस्ताव, लोकसभा में कोई अगर हमें चर्चा करनी, नियम 184 कहता है कि लोकसभा में अगर हमें कोई भी चर्चा करनी है तो उस चर्चा को हमें करने के लिए सबसे पहले लोकसभा स्पीकर के सामने जाना पड़ता है और लोकसभा स्पीकर की अनुमति लेनी पड़ती है, और उसके बाद हम उस चर्चा पर क्या करते हैं, बातचीत करते। आई बात समझ में? कराओगे भी, मैंने नहीं कराया अभी, चिंता मत करो, नो कॉन्फिडेंस क्वेश्चन नहीं कराया मैंने। नियम 377 में बात करें तो नियम 377 कहता है कि जिन विषयों को अन्य किसी माध्यम से उठाया ना जा सके, मतलब कि किसी ऐसे, जैसे कि कॉल अटेंशन मोशन से नहीं उठाया गया है और एडजॉर्नमेंट मोशन से नहीं उठाया गया है, बाकी की जो मैंने ऊपर की प्रोविजन बताया इनके अलावा नहीं उठाया गया, तो हम जो है नियम 377 के तहत उन विषयों को उठा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका अविश्वास प्रस्ताव। नो कॉन्फिडेंस मोशन आपकी सरकार और उसके मंत्री परिषद के अगेंस्ट लाया जाता है। लिख भी सकते हो कि मंत्री परिषद और उसकी प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद के विरुद्ध लाया जाता है, अगेंस्ट लाया जाता है। अब इसको लाने का रीजन क्या होता है? इसको लाने का रीजन ये होता है कि या तो सरकार की मेजोरिटी नहीं दिख रही है, पहला तो सरकार की मेजोरिटी नहीं दिख रही है, दूसरा कि हमें सरकार की किसी पॉलिसी के अगेंस्ट बातचीत करनी है। मान लो कि सरकार ने कोई काम किया और उस काम का विरोध करते हैं अपोजिशन, वैसे तो विरोध करती है, लेकिन ये अविश्वास प्रस्ताव अगर सरकार के खिलाफ आ गया तो सरकार गिर जाती। अब लाने का कारण पहला, तो जब सरकार आपकी कैसे दिख रही होगी, अल्पमत में दिख रही होगी, यानी कि माइनॉरिटी में दिख रही है, मेजोरिटी उसकी कम हो रखी है। अगर मैं बात करूं तो दूसरा कि सरकार की किसी पॉलिसी के अगेंस्ट हम हो, सरकार की किसी पॉलिसी के अगेंस्ट हमें कोई चर्चा करनी है, तो उस कंडीशन में आपका अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। और अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, मेजोरिटी के साथ पारित हो गया, तो सरकार गिर जाती है। अभी प्रस्ताव होते हैं ना, इन प्रस्ताव को ऐसे नहीं कि भाई मैं मंत्री हूं और मेरा मन करा मैं अविश्वास प्रस्ताव उठा के लेके आ गई, ऐसा नहीं, इसके भी प्रोसेस होती है। जब अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ आ रहा है तो उसकी भी क्या होती है, प्रोसेस होती है, मेजोरिटी होती है। अगर कॉल अटेंशन मोशन आ रहा है तो उसके पीछे भी एक मेजोरिटी देखी जाती है, ऐसे नहीं कि
भाई नंदिनी का मन किया कि हमें किसी टॉपिक पे बातचीत करनी और उसे कॉल अटेंशन मोशन ले आई, ऐसा नहीं, उसके भी पीछे पूरा एक प्रोसेस होती, उसको लाने के भी क्या देखा जाता है, मेजोरिटी देखी जाती है। ऐसे नहीं कि कोई भी उठा के ले आया, मेजोरिटी के बेस्ड पे जो है सारे के सारे ये प्रपोजल है लाए जाते हैं। पहला अविश्वास प्रस्ताव यानी कि आप सरकार की नीति के अगेंस्ट हो, सरकार की पॉलिसीज पे आप विश्वास नहीं जता रहे हो, इस कंडीशन में आपने अविश्वास प्रस्ताव सामने रख दिया। अब अविश्वास प्रस्ताव भी मेजोरिटी के साथ पास हो गया, जिसका मतलब सरकार गिर जाएगी। चलिए, लाने की प्रक्रिया की मैं बात करूं तो इस प्रस्ताव को लाने में 50 सदस्यों का समर्थक आवश्यक होता है, यानी कि 50 लोगों ने अगर इस प्रस्ताव को लाने में समर्थन दे दिया तो इसका मतलब सरकार गिर जाएगी। आई बात समझ में? मान लो कि तुम मुझे हटाना चाहते हो, तुम्हें मैं पसंद नहीं आ रही, तुम्हें मेरा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा, नहीं भी आ रहा होगा तो जबरदस्ती तुम्हें समझना पड़ेगा, और तुम जो है यहाँ पे एक एप्लीकेशन लिखते हो, उस एप्लीकेशन में मान लो तुम 10-12 बच्चों में भी अगर 5-7 बच्चों ने एप्लीकेशन में सिग्नेचर कर दिया और ऑफिस में जमा कर दिया तो मैं हट जाऊंगी, क्योंकि मेजोरिटी क्या है कि बच्चे मुझे हटाना चाह रहे, मेरे समझ में नहीं आ रहा उनको, तो उस कंडीशन में वैसे ऐसा करना मत। जैसे स्कूल में क्लास टीचर के अगेंस्ट क्या होगा, कई बार एप्लीकेशन की नहीं, हमें ये टीचर ही समझ में नहीं आ रहा, इसके अगेंस्ट हम एप्लीकेशन डाल रहे हैं, हमें चाहिए ही नहीं है टीचर। तुमने नहीं किया ऐसे? तुम मतलब ये बहुत सीधे बच्चे थे, तुम मतलब बस ये कि टीचर आया पढ़ाया चल दिए, समझ में आया नहीं आया चल बात की बात है। आई बात समझ में? अविश्वास प्रस्ताव यानी कि तुम सीधा से ये कह सकते हो कि मैम जो पढ़ा रही है हमें मैम का पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा है, हमें मैम के नोट्स पे विश्वास नहीं है, मैम के पढ़ाए हुए में से कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो हम जो है मैम को हटाना चाह रहे हैं, इस तरीके से तुम बोल सकते हो। यानी कि तुम मेरे प्रति विश्वास नहीं जता रहे हो कि मैं जो काम कर रही हूँ तुम्हारे लिए वो सही है या नहीं, तुम विश्वास नहीं कर पा रहे हो मेरे नोट्स पे, मेरे पढ़ाने के तरीके। आई बात समझ में? क्लियर? बिल्कुल, ऑपोजिशन ही तो करती है सारे काम, ऑपोजिशन ही करती है, सभी वैसे थोड़ी होते हैं ना, समझदार भी तो होते हैं। तो 50 लोगों का यहाँ पे जो है अनुमोदन होना जरूरी। चलिए, प्रिविलेज मोशन की मैं बात करूं, विशेष अधिकार मोशन, तुम भी बोल रहे हो कि कितना टाइम हो गया अभी तक ये खत्म नहीं हुआ। ये चैप्टर ही बहुत बड़ा है, पार्ट 5 को करवाने में ही सरदर्द है, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। क्या हुआ? अभी तो कमिटीज बची हुई है, फिर अभी आपने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहाँ पढ़ा है, ये कहाँ पढ़ा है, क्या है कहाँ पढ़ा है, ये तो बचा है। इसके बाद आप पार्ट 8 की ओर मूव करोगे, 7 तो है नहीं, फिर पार्ट 8 आप मूव करोगे, है ना। अब बाकी उसके बाद के पार्ट्स तो बहुत छोटे छोटे हैं, वो तो जल्दी जल्दी हो जाएंगे, एक एक दिन में हो जाते हैं। चलिए, विशेष अधिकार प्रस्ताव यानी प्रिविलेज, ये किसी पर्टिकुलर मंत्री के अगेंस्ट लाया जाता है। अब ये अगेंस्ट किसके लाया जाता है? मंत्री की। अब ये लाया इसलिए जाता है कि मान लो कि कोई मंत्री जो है अपने विभाग के तथ्य सामने रख रहा है, तथ्य यानी कि अपने विभाग का जो है डेटा सामने रख रहा है। अब सामने वाले बच्चे को सामने वाले मंत्री ने क्या कर दिया, बोल दिया कि इसके द्वारा दिए गए जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो गलत है, इसके द्वारा जो दी गई इन्फॉर्मेशन है वो गलत है। तो ये किसके विरुद्ध लाया जाता है? ये मंत्री के विरुद्ध लाया जाता है। तब लाया जाता है जब किसी मंत्री के द्वारा जो है मंत्री के द्वारा कोई डेटा दिया जाता है और उस डेटा पे हमें क्या संदेह हो कि ये गलत है, तो इस कंडीशन में आपको प्रिविलेज मोशन लेके आया जाता है। चलिए, विश्वास प्रस्ताव की बात करें तो विश्वास प्रस्ताव आपका ऑब्वियसली बात समझ में आ गया होगा कि हम जो है सरकार के प्रति हम विश्वास जता रहे हैं, सरकार की पॉलिसी नीतियों पे हमें क्या है, विश्वास है। नेक्स्ट लिखते हैं निंदा प्रस्ताव। अब आप किसी की निंदा करोगे, 10 लोगों के सामने बुराई करोगे, तो ऑब्वियसली बात है कि उसकी जो प्रतिष्ठा है वो कम होगी। तो इसी प्रकार से आप भरी सभा में अगर क्या करते हो, मंत्री सरकार की जो प्रस्ताव उस पर निंदा करते हो, तो उससे क्या होगा, सरकार की जो डिग्निटी है वो हार्म होगी। तो वही बात है यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ये बात है निंदा प्रस्ताव। निंदा किसकी करते हैं हम? सरकार की। ऑपोजिशन किसकी निंदा करेगा? सरकार की निंदा करेगा। तो जब निंदा प्रस्ताव जो है आपकी सरकार के अगेंस्ट लाया जाता है, केवल लोकसभा में लाया जाता है। ध्यान रखना, इस पे लिख भी दो कि जो निंदा प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ कहाँ लेके आया जा सकता है,
लोकसभा में, क्योंकि सरकार के मंत्री जो प्रत्यक्ष मंत्री है वो कहाँ बैठे हैं आपके, लोकसभा में बैठे हैं। तो यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे ध्यान रखना कि सरकार के जो प्रस्ताव इसके अगेंस्ट यानी कि उसका निंदा की जाती है। अब जब निंदा की जा रही है जिससे सरकार पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ना सरकार गिरती है ना कुछ होता है, ना मंत्री अपना पद त्याग करता है, ना मंत्री को भगाया जाता है, कुछ नहीं होता है। सेम कंडीशन एज इट इज रहती है, बस जो डिग्निटी होती है सरकार की वो गिर जाती है। अब ये नॉर्मल प्रक्रिया है, वहाँ होता रहता है ये सब, तो मैं पढ़ने में लग रहा होगा लेकिन ये सब नॉर्मल हो गया उनके लिए। आ गया, हर पॉइंट में तो सरकार की निंदा होती है। अब जो है कट मोशन, कट मोशन जो है कि मान लो हमने विभागों को, डिपार्टमेंट को पैसे दिए, अलग अलग विभागों में हमने पैसे दिए, अब उस पैसे को जो है हमने क्या कर दिया, उस पैसे को हमने कट कर दिया। मान लो तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें पॉकेट मनी देते हैं, इस महीने बजट कम है, तुम्हारी पॉकेट मनी कम हो गई, या फिर तुमने कुछ उपद्रवी काम कर दिए, गलत काम कर दिए, हरकतें ऐसी कर दी कि मम्मी पापा नाराज हो गए, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपके डिपार्टमेंट जो आपको पॉकेट मनी थी वो कम मिलेगी। तो यहाँ पे आई बात समझ में। और फिर जो आपका धन्यवाद प्रस्ताव है वो राष्ट्रपति के लिए लाया जाता है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति क्या करती है आपकी, अभी भाषण देती है नई सरकार के गठन होने से पहले और नए सत्र से पहले। आई बात समझ में। तो यहाँ पे मैंने मोशन सारी आपको करा दी, अब इसका डिटेल मैं आपको बता दूंगी। तो यहाँ पे कुछ है नहीं, बस ये प्रस्ताव है, इम्पोर्टेंट है बस इसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन को ध्यान रखना, नो कॉन्फिडेंस मोशन इंपॉर्टेंट है। प्रिविलेज मोशन मंत्री के विरुद्ध लाया जाता है, किसी पर्टिकुलर मंत्री, हाँ किसी भी पार्टी का हो सकता है। हाँ, निकालना का मतलब ये है कि हाँ मतलब कि तथ्य, हाँ निकालने का मतलब भी यही बोल सकते हैं। कुछ नहीं हटता है। हाँ, वो प्रिविलेज मोशन मतलब ये है कि हमें किसी मंत्री के विरुद्ध लाया जाए, कि मंत्री ने मान लो कि सेंसस होगी, मंत्री ने सेंसस होने के लिए जो है यहाँ पे जो डेटा है वो गलत दे दिया, तो वो मंत्री के विरुद्ध लाया गया दूसरे मंत्रियों के द्वारा कि भाई इसने जो डेटा दिया है वो गलत दिया है, बस। हाँ, पर वो सांसद से उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अविश्वास में तो अविश्वास प्रस्ताव पूरे सरकार के लिए लाया जाता है। क्लियर? कोई डाउट? हेडिंग डालेंगे आप लोग, कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट, फटाफट कर देते, 2 मिनट का काम है। हेडिंग डालेंगे कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद की समितियां। सपना कह रही कि मैम जा क्यों नहीं रही है। चिंता मत करो, मैं करवा नहीं रही हूँ, मैं टॉपिक लिखवा रही हूँ, तो मैं समझा रही हूँ बस। संसदीय समिति, संसद की कमिटीज होती है, जैसे 3 मैंने आपको मेन कमिटीज बताई थी, एस्टिमेट कमिटी, एस्टिमेट कमिटी, पब्लिक अकाउंट कमिटी, है ना। तो ये आपकी जो है कमिटीज होती है, और इन कमिटीज का काम जो है कि संसद के छोटे भाई के रूप में काम करती है, यानी कि संसद का एक पार्ट होती है। तो हम इनको कल करेंगे, मैं बस आपको टॉपिक लिखवा रही थी, याद रहे आपको कि कल आपने टॉपिक क्या पढ़ना है। इसके बाद कल ही हम जो आपका कैग भी कंप्लीट कर देंगे, और कल ही हम जो है कोशिश करेंगे मैं कि आपका न्यायालय कंप्लीट हो जाए, और मैं टॉपिक को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहती हूँ। चलिए, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी आपसे कल मुलाकात होगी, और फिर उसके बाद हाँ टॉपिक छोटा है, चलिए।